दोस्तों नमस्कार। आपने कहावत सुनी होगी कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि अगर कुछ पाना है तो कभी-कभी बहुत बड़ा सैक्रिफाइस भी देना पड़ता है। आप भारत के इतिहास को याद करिए। मैं बहुत पुराना इतिहास नहीं दोहराता, आज हम इकोनॉमिक स्थिति की बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि ट्रंप साहब ने जो टैरिफ वॉर शुरू कर दिया है दुनिया में, और खासकर भारत को लेकर वो बार-बार बोलते हैं। इसीलिए आज उसका क्या असर है, भारत पे इसका क्या प्रभाव होगा, मोदी साहब इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इसीलिए आप हमें इस वीडियो को सपोर्ट करिए, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए, क्योंकि जो बातें और जो डेटा मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, आपको वास्तव में ताजुब होगा कि हिंदुस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, पिछले 75 साल में हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। और ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जो ट्रंप साहब आज कर रहे हैं, ये शायद भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब तक हमारे ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता हम परफॉर्म नहीं करते। आप 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म देख लीजिए। जब तक देश की हालत दिवालियापन के करीब नहीं आ गई थी, हम लोगों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं किए थे। इसी तरह से जब हमारे को क्रायोजेनिक इंजन देने से अमेरिका ने मना कर दिया था, कोई देने को तैयार नहीं था, तब भारत के वैज्ञानिकों ने मेहनत करके क्रायोजेनिक इंजन बनाया। टाइम लगा, लेकिन लोग कर पाए। कोविड का उदाहरण देख लीजिए। कोविड के समय स्थिति यह थी कि 1.4 बिलियन लोगों को वैक्सीन कौन देगा। हर मल्टीनेशनल हमें एक्सप्लॉइट करने को तैयार थी। भारत ने वैक्सीन डेवलप करी। आप कारगिल युद्ध का समय देख लीजिए। उस समय यहां तक कि हमें जीपीएस कोऑर्डिनेट्स या जीपीएस इंफॉर्मेशन देने से हमारे दोस्तों ने मना कर दिया था। भारत ने अपना जीपीएस सिस्टम नाविक विकसित किया। कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान कर सकता है, लेकिन जब तक हमें, जिसे कहते हैं ना कि पुश टू द वॉल, जब तक हमें एकदम धकेल नहीं दिया जाता, हमारी आन बान शान पे जब तक बात नहीं आती, तब तक हम जागते नहीं। हम लोग रिएक्टिव सोसाइटी हैं, हम प्रोएक्टिव सोसाइटी नहीं है। ये सारे एग्जाम्पल इसी बात को बताते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ट्रंप साहब के जो टैरिफ वॉर है उसको लेकर। अब आप यहां देखिए दोस्तों, इस ग्राफ के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलेंगी वो ये कि जो अमेरिका के 3 इंपॉर्टेंट व्यापारिक संबंध हैं, वो है कनाडा, मैक्सिको और चाइना। तीनों के ऊपर ऑलरेडी ये 600 650 के आसपास तीनों हैं जो $650 बिलियन के आसपास का व्यापार करते हैं। और स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि तीनों के ऊपर ट्रंप साहब ने टैरिफ वॉर शुरू कर दिया। हमारा नंबर कहां आता है? बहुत पीछे, हम ताइवान से भी पीछे। टोटल जो ट्रेड है इंडिया अमेरिका के बीच में वो करीब है $113 मिलियन के आसपास, $113 बिलियन के आसपास, जिसमें से करीब $73 बिलियन, 73, 80, 90, किस साल की आप बात कर रहे हैं, मैं एक रेफरेंस ले रहा हूं। ये 2021-22 की बात है। अगर आप देखें तो 21-22 का मैं आंकड़ा दे रहा हूं आपको। उस समय $73 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट था और $40 बिलियन हमारा इंपोर्ट था। तो करीब उस समय जो ट्रेड डेफिसिट था वो करीब 30-35 बिलियन के आसपास था, जो बढ़ के इस समय करीब 40-45 बिलियन हो गया। अब सवाल इस बात का है कि जो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि आप अपने टैरिफ कम करो, क्या ये सही है या गलत? पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। अब आप यहां पे देखिए दोस्तों, इस पूरी स्थिति के अंदर जो हम यहां पे बात कर रहे हैं, जो टैरिफ है इंडिया का और यूएस का टैरिफ, हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। हमारा जो एवरेज टैरिफ है, सिंपल एवरेज टैरिफ, वो है करीब 39%। वहीं पे ही अमेरिका का जो टैरिफ है वो है 5%। ट्रंप साहब यही बोल रहे हैं कि हम लगाते हैं 5% कस्टम ड्यूटी, इंडिया लगाता है 39%, और इसके ऊपर सरचार्ज वगैरह 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 करके हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर वेटेड एवरेज लगाएं तो हमारे करीब 65% जो इंपोर्ट होता है उस पर हैवी टैरिफ लगता है, और जबकि अमेरिका का अगर देखें तो 4% के आसपास टैरिफ लगता है। इस स्थिति के अंदर अब सवाल इस बात का है कि जो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम तो आपका माल इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप जो इतना टैरिफ लगा रहे हो, ये कौन सा औचित्य है? और दोस्तों, मैंने एक वीडियो और बनाया था
उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। दुनिया में अगर टॉप 7 देश हैं जो टैरिफ लगाते हैं, उसमें भारत एक है टॉप वर्ल्ड में। और हमारे से ज्यादा लगाने वाले कौन है? छोटे छोटे आइलैंड कंट्री, बहामास, कोई और आइलैंड कंट्री। एक देश है जो टैरिफ लगाता है, वो है ईरान। और उसका आपको पता है कि अमेरिका, ईरान और वेस्ट के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो एक एम्बार्गो का इशू है। वहां पे पॉलिटिक्स नहीं है या इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन नहीं है। अब सवाल इस बात का है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर, कि दुनिया में बड़ी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश भारत है। कारण यह है कि हम अपनी इंडस्ट्री और किसानों को बचाना चाहते हैं। सवाल इस बात का है कि हम बचाना क्यों चाह रहे हैं? हम दुनिया के मुकाबले आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? हम लोगों को इतना करीब 40% के आसपास प्रोटेक्शन चाहिए, उसके बाद भी हिंदुस्तान में इंपोर्टेड प्रोडक्ट आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इकोनॉमिक फंडामेंटल है वो बहुत कमजोर है। बहुत लोगों को एतराज होगा, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से बात करो तो उनको बहुत बेचैनी होती है। वो ये बोलते हैं, नहीं नहीं देखिए हमने तो सब कुछ कर लिया, वी आर बेस्ट इन द वर्ल्ड। हम स्टेटमेंट बहुत देते हैं, आंकड़े नहीं बताते। अगर हम आंकड़ों पे तय करें तो स्थिति कुछ और निकलती है। मैं आपके सामने कुछ और आंकड़े रखता हूं। अगर हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, ज्यादातर आंकड़े क्या कहते हैं कि हमारा जो ट्रेड है वो 50 से 100% के आसपास अगर आप देखें तो फाइनल बाउंड रेट जो है, और एमएफएन अप्लाइड 25 से 50% प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे हम, मतलब 76% प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसपे 25 से 50% के बीच की टैरिफ है या कस्टम ड्यूटी है। करीब 12.5% एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें हम 50 से 100% तक कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। अब स्थिति ये है। दूसरी तरफ अगर आप देखें नॉन एग्री प्रोडक्ट्स के अंदर भी हम करीब 13% और 7%, और यहाँ पे कंपेरेटिवली एग्रीकल्चर के कम ड्यूटी है, 15 से 50 के बीच में हम लोग काफी हद तक ऑपरेट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमने नॉन एग्री सेक्टर में थोड़ी बहुत एफिशिएंसी पा ली है, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा पाए। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ नहीं रहा है। आप इस बात को ध्यान रखिए। हम ज्यादातर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हम कमोडिटीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल। आयरन ओर एक्सपोर्ट कर देंगे, चावल कर देंगे, मीट कर देंगे, कॉटन रॉ मटेरियल कर देंगे, रॉ मटेरियल कर जेनेरिक का कर देंगे। हमारे यहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप उसको देखें, इवन आईटी जो हमारा एक्सपोर्ट है वो, क्योंकि हमारे यहाँ कंपेरेटिवली लेबर सस्ती है, इसलिए हम आईटी एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। हमने कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं किया। इस बात को आपको समझना होगा। तो ये स्थिति जो है कि हम क्या नेचर का एक्सप्लॉयटेशन करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं और क्लेम करते हैं कि हमने बहुत एक्सपोर्ट कर दिया, वैल्यू एडिशन कहाँ है? सवाल उस बात को लेकर आता है। आगे चलते हैं। जो और चिंताजनक बात है, जिस तरह से हमने टैरिफ लगाया है, अब इसको स्पेसिफिक देखिए दोस्तों। आप इनमें से किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं। मैं पहले एग्री सेक्टर्स की बात कर रहा हूं। लाइव एंड मीट प्रोडक्ट हमारा एवरेज टैरिफ है 32% के आसपास। हमारा इंपोर्ट शेयर क्या है? 0। इस रेट पे कौन खरीदेगा? चिकन है, मीट है। हमने इतना टैरिफ लगा दिया कि हमारे किसान आसानी से सरवाइव कर सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई? हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाया। डेयरी प्रोडक्ट्स 35% के आसपास एवरेज है, मैक्सिमम 60 तक जा सकते हैं। हम इंपोर्ट कितना कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 0। नेग्लिजिबल डेयरी इंपोर्ट हो रहा है। अब आप कहेंगे कि आप इंपोर्ट में क्यों उत्सुक है? मैं इंपोर्ट में उत्सुक नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम 32 पे 35% ड्यूटी लगा रहे हैं तो यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका सब ये बोलते हैं कि ये क्या औचित्य है, आप इतनी ड्यूटी क्यों लगाते हैं? क्या आप इतने ज्यादा इनएफिशिएंट हैं? आपके यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है? सवाल हम लोगों को जो सोचने का है वो ये। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वही 35%। हम बहुत ही मार्जिनल, थोड़े बहुत इंपोर्टेड एप्पल या जो एक्सोटिक क्रॉप्स है वो हम इंपोर्ट करते हैं। टी कॉफी ऑलमोस्ट 50% ड्यूटी है, 0.2% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सीरियल प्रिपरेशंस में ऑलमोस्ट 38% है, 0.1% हम आयात कर रहे हैं। ऑयल सीड्स, इसमें करीब हम 60% हमारा एवरेज ड्यूटी है, लेकिन 3% के आसपास हम इंपोर्ट कर रहे हैं। शुगर कन्फेक्शनरी 52% के आसपास है, 0.1% हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है।
बेवरेज एंड टबैको 74% हमारे यहाँ कस्टम ड्यूटी है। यही तो यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि हमारे यहाँ से अल्कोहलिक बेवरेजेस, वाइन्स, विस्कीज इंडिया में नहीं आ पा रही बिकॉज ऑफ हैवी ड्यूटी, और हम 0.2% इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से वूल में करीब 9% हम 0.3% कर रहे हैं, और अदर एग्री प्रोडक्ट्स में करीब 30% हम 0.5 कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि रास्ता क्या है। इसके अगेंस्ट अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो फिश प्रोडक्ट्स हैं उसमें 30% और हम 0 इंपोर्ट कर रहे हैं। मिनरल्स एंड मेटल हम 12%, हमने ड्यूटी कम रखी हुई है, हम करीब 31% आयात कर रहे हैं अपने कंजम्पशन के लिए, चाहे वो आयरन ओर हो, कोल हो, बाकी चीजें। पेट्रोलियम हमने करीब 9% के आसपास रखा हुआ है, हमारे जीडीपी का करीब 24% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा केमिकल्स में हमने 10% रखा हुआ है, हम 13% करीब इंपोर्ट कर रहे हैं अपने जीडीपी की रिक्वायरमेंट के हिसाब, टोटल इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसका मतलब क्या है, जहां हमारे को जरूरत है अपने रॉ मटेरियल की वो हम आयात कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, लेकिन अब दुनिया का दबाव किसी और डायरेक्शन पे। इसी तरह से बाकी सेक्टर है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, अमेरिका की तरफ बात करूं, उनके ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं अगर आप देखें, या तो ड्यूटी फ्री है मैक्सिमम 10%, और ज्यादातर प्रोडक्ट्स 10% के नीचे है। हमारे यहाँ पे ज्यादातर प्रोडक्ट 40% के ऊपर है। यही है टैरिफ वॉर का झंझट। प्रेसिडेंट ट्रंप यही बोल रहे हैं कि हम तो आपको सब कुछ आने दे रहे हैं 10% के नीचे, आप सब पे ड्यूटी लगा रहे हो 40% और उससे ऊपर, अब हम भी आपके ऊपर वही करेंगे जो आप हमारे साथ कर रहे हो, मतलब रेसिप्रोकल। अब हम आपको किसी भी तरह का फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं देंगे। और यही कारण है, अगर आप देखें कि उनकी जो एवरेज ड्यूटी है लाइव एनिमल्स पे वो 2.3% है, डेयरी पे 16% है, फ्रूट्स एंड 5% है, जहां पे हमने 30-40% लगा रखा है। ये जो कंसर्न है उनका, ये बताता है कि वो कितने सीरियस हैं इस मुद्दे को लेकर। अब सवाल इस बात का आता है कि हम आगे क्या करें। अगर हम लिबरलाइज करते हैं तो ये भारत के लिए किस तरह से लाभदायक होगा। अगर मान लीजिए हमने ट्रंप साहब की बात मान ली तो क्या होगा। सबसे पहले तो हमारा करेंसी डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि बहुत मात्रा में इंपोर्ट शुरू होगा, मतलब डॉलर की रिक्वायरमेंट आएगी। भारतीय बाजार में उनको लगेगा कि विदेशी माल सस्ता है, अच्छा है, तो बहुत सारे कंज्यूमर्स इंपोर्टेड माल खाने या यूज करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी बढ़ सकता है, क्योंकि आपके यहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, और दूसरे चैलेंजेस हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि जब हमारे यहाँ सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी तो क्या इन्फ्लेशन होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अनसर्टेनिटीज होंगी कि जब सब कुछ विदेश से आ रहा है तो हम भारत में क्यों इन्वेस्ट करें। ये भी चुनौती हमारे सामने आएगी। जब इस तरह की चुनौती आएंगी, कंपनियां आगे नहीं बढ़ेंगी, रुक के काम करेंगी, हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट भी हिंदुस्तान में बढ़े। इस बात को भी हमें समझना होगा। साथ ही साथ सप्लाई चेन को लेकर भी सवाल उठेंगे कि हमें सप्लाई कौन देगा, क्योंकि अब तो पहले स्टेब्लिश था, वो हम अपने किसी खास व्यापारी से लेते थे, अब अचानक विदेशी माल आ गया, सस्ता हो गया, डिसरप्शन हो गया, जैसे हम ऑयल इंडस्ट्री में हमने देखा। ये हो सकता है। रेगुलेटरी कंप्लायंस बर्डन बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कानून बदलने होंगे, अब आप नॉन टैरिफ बैरियर लगाओगे अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए। टैरिफ में तो ट्रंप साहब ने बोल दिया। अब आपको एक ही तरीका बचता है कि आपको क्वालिटी नॉर्म्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, ताकि घटिया माल हिंदुस्तान में नहीं आए। तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज के लिए जो कंप्लायंस बर्डन है क्वालिटी को रिलेटेड, वो बढ़ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा आ जाएगा कि आप कितनी जल्दी काम कर सकते हो हिंदुस्तान में, क्योंकि अगर आप फिर टाइम लोगे उतना आयात बढ़ेगा, अप्रूवल्स में टाइम लोगे, ये सब चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। फिर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट की बात होगी कि अब आप सिर्फ ये मत कहिए कि हम सिर्फ एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो आपको पूरी इकोनॉमी को लेकर चलना पड़ेगा। अभी तक हम लोग बड़े अजीब से माहौल में काम करते हैं कि हमें बाजार तो चाहिए, आईटी एक्सपोर्ट करना है, फार्मा करना है, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आप मत छेड़ो। ये बात करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसको अब दुनिया मानने को तैयार नहीं है। एक और जो इशू है जिसके कारण मेक इन इंडिया बहुत नहीं बढ़ पा रहा, वो है करप्शन एट ऑल लेवल्स। मोदी साहब कुछ भी बोले, जो लोग व्यापार में हैं
आप उनसे पूछिए करप्शन कितना है। हालत यह है कि करप्शन बहुत बढ़ गया है, घटा नहीं। चाहे वो गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, कोई भी स्टेट आप चले जाइए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज, ग्राउंड लेवल पे जो करप्शन है उससे बहुत परेशान है। सरकार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हकीकत यही है, और जब तक हम शत्रुमुर्ख की तरह बैठे रहेंगे हम सुधार नहीं कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एडोकिज्म इन पॉलिसी। आप खासकर एग्रीकल्चर में देखिए, कभी हम व्हीट एक्सपोर्ट पे बैन कर देते हैं, कभी राइस एक्सपोर्ट पे बैन कर देते हैं, कभी हम जो रिस्क मैनेजमेंट टूल हैं, कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स को इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है इन्फ्लेशन हो जाएगा। हकीकत यह है कि जो एक्सचेंजेस हैं या जो आपका प्राइस डिस्कवरी सिस्टम है, वो भारत सरकार को एडवांस वार्निंग देता है। हमें क्योंकि आंकड़े पसंद नहीं है, इसलिए हम उस सिग्नल को ही बंद कर देते हैं कि हमें इसकी तरफ देखना ही नहीं, चाहे आगे जाके एक्सीडेंट हो जाए। और यही हो रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर। हर कदम पे हम लोग कभी इन्फ्लेशन से झूलते हैं, कभी हम किसानों की आमदनी को लेकर चिंतित होते हैं, कभी प्रदर्शन होते हैं, कभी किसान परेशान, कभी कंज्यूमर परेशान, और पॉलिटिकल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम समझ नहीं पा रहा है कि क्या करना है। हम फिक्सिंग करते हैं, महीने 2 महीने में स्थिति सुधर जाती है, थोड़ा सा रिलीफ होता है, फिर दूसरी क्रॉप में प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे इकोनॉमी चल नहीं सकती, इस बात को हमें समझना होगा। मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये पूरी स्थिति भारत और मोदी साहब के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जो ट्रंप साहब कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। आफ्टर ऑल हमारे यहाँ इतनी इनएफिशिएंसीज क्यों है, एफडीआई क्यों नहीं आना चाहता, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी क्यों नहीं बढ़ रही, हमारे यहाँ मेक इन इंडिया चाइना के मुकाबले क्यों नहीं बढ़ पा रहा, लोग चाइना से निकल के वियतनाम जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं, भारत क्यों नहीं आ रहे। ये बात अमेरिका को भी परेशान कर रही थी, इसीलिए उन्होंने जो काम किया, उन्होंने कहा कि भाई हमने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ये बना दिया। उन्होंने भारत को भी बनाना चाहिए, पीएमओ में भी बनाना चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका में इतना कुछ प्रॉब्लम है तो सोचिए यहां कितना ज्यादा होगा। जब तक हम उसको नापेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं, तो मुश्किल हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा मौका है मोदी साहब को रिफॉर्म करने का, कि आप पॉलिसी रिफॉर्म करिए, जितने आपको कानून बदलने आप एक झटके में बदल दीजिए, क्योंकि इस समय हर आदमी आपका साथ देगा, क्योंकि आप देश हित में लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई भी यूनियन, कोई भी बीच में नहीं आएगा, क्योंकि जब आप रिफॉर्म्स की बात करोगे, और इसमें क्या है, अननेसेसरी कॉस्ट, करप्शन एंड हैरेसमेंट, आपके जो कानून हैं उससे सिर्फ खर्चा बढ़ रहा है, देश में एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही। इस बात को आपको समझना होगा। स्टॉप यूजिंग ट्रेड पॉलिसीज फॉर पॉलिटिकल गेन्स। आप जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, बड़ी मुश्किल से एक्सपोर्टर अपना बाजार खड़ा करते हैं। आप एक कानून निकाल देते हैं, कल से परसों से एक्सपोर्ट बैन। अभी 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 7 दिन पहले तो आपने एग्रीकल्चर में कहा कि प्रोडक्शन खूब है, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर आपको एक्सपोर्ट बैन करने की क्यों जरूरत पड़ी? दो में से एक ही चीज गलत हो सकती है, या तो पहले वाली घोषणा गलत थी, या एक्सपोर्ट बैन वाली घोषणा गलत थी। दोनों एक ही स्थिति में सही कैसे हो सकते हैं? अगर सब कुछ ठीक है, प्रोडक्शन अच्छा है, पिछले साल से ज्यादा है, जिसकी हम तारीफ चाहते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद आप एक्सपोर्ट पे बैन कर देते हैं, कमोडिटी एक्सचेंजेस पे आप वर्चुअली ताला लगा देते हैं। दोनों विरोधाभास की स्थिति एक साथ सही कैसे हो सकती है? ये सवाल खड़ा करता है गवर्नेंस के ऊपर, कि क्या हम सही बात बता रहे हैं या नहीं। इस पे भी सरकार को सोचना होगा। All policy focus has to be on cost of production, benchmarking with global quality norms. आप लगातार बीज की बात आती है तो क्या हमने 60,000 बीज रिलीज कर दिए, किसको चाहिए थे? आप 60 बीज देते जो वर्ल्ड क्लास यील्ड देते, वो नहीं किया। देश के टैक्स पेयर का पैसा रिसर्च के नाम पे हमने वेस्ट किया, ये कह के कि हमने 60,000 वेराइटी अपना निकाल दी। किसानों ने कितनी अपनाई? एक भी नहीं। आज भी किसान 20 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी वैरायटी का इस्तेमाल करता है। तो जो नई रिसर्च वैरायटी आ रही है, किसान उसको क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि वो रिसर्च सब स्टैंडर्ड है। सॉरी टू से दिस, किसान उसको एक्सेप्ट नहीं करता, बाजार उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो फिर ये अप्रूवल कौन दे रहा है? ये देश का पैसा वेस्ट क्यों किया जा रहा है? क्या मोदी सरकार को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मौका है मोदी सरकार के लिए इंटरनल रिफॉर्म्स करने का। और साथ ही रेस्पेक्ट प्राइवेट कैपिटल एंड टैलेंट फॉर रिजल्ट्स। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा कि मैं प्राइवेट कैपिटल लाऊंगा, सरकार को घटाऊंगा। हम भी तो यही कह रहे थे कि मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। हमने क्या किया?
हमने गवर्नेंस तो बनाया नहीं, गवर्नमेंट बढ़ा दिया। हर जगह सरकारी कानून, हर कदम पे परमिशन और अप्रूवल, और कोई भी परमिशन और अप्रूवल बगैर करप्शन के नहीं होता है। मोदी साहब को भी पता है इस बात का। बगैर रिश्वत दिए कोई अप्रूवल और कंसेंट नहीं आता है। तो जितने आप कानून बना रहे हो उतने आप रिश्वत के मौके खड़े कर रहे हो, उतना आप इनएफिशिएंसी क्रिएट कर रहे हो। इस बात को समझना होगा। तो क्या इसको हटाया नहीं जा सकता? ट्रंप ने भी इस पर पूरा रिफॉर्म शुरू किया है कि सारे कानून हटाइए। एक कानून, एक जो पार्लियामेंट लॉ पास करती है उस पर 18 कानून ब्यूरोक्रेसी बना देती है। हमारे यहाँ कितने हैं? कोई असेसमेंट है? मुझे लगता है कि हमें बेंचमार्किंग करनी चाहिए। और जब भी प्राइवेट कैपिटल की बात आती है, ऑपोजिशन हो, मीडिया हो, एनजीओज हो, चिल्लाने लगते हैं। अडानी अंबानी का नाम ले लेके बहुत कुछ किया जाता है। सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने किया। आज वो कितना टैक्स दे रहे हैं साल में, कितना रेवेन्यू दे रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यही लोग जो अडानी अंबानी को गाली देते हैं सुबह शाम, ये भी चाहते हैं कि उनके रिश्तेदार, उनके परिवार के लोग इन्हीं कंपनियों में अच्छी पोजीशन पे नौकरी करें, तब इनके विचार बदल जाते हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल मजबूरी है कि हम टैलेंट और प्राइवेट कैपिटल को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है। दिस इज शेमफुल एक्ट जो भी करता है। तो मेरा क्या कहना है दोस्तों? मेरा ये कहना है कि इंडिया इज रिएक्टिव सोसाइटी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट इंडिया। जब तक हमारे पे दबाव नहीं पड़ता, जैसे शुरू में मैंने एग्जांपल दी, आप शुरू से वीडियो दोबारा देख सकते हैं, मैंने आपको बकायदा एग्जांपल दिए कि भारत ने सक्सेसफुली कैसे काम किया। लेकिन कब किया? जब हमारे सिर पे बात पड़ी। हमने पहले नहीं किया। हम रिएक्टिव हैं। हम क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब तक क्राइसिस नहीं होता हम लोग जागते नहीं। तो ट्रंप साहब भारत के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए मुझे खुशी है कि अब हम जागेंगे। अब आप समझे इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं? ये मौका है। जब ट्रंप साहब भारत के ऊपर क्राइसिस क्रिएट करेंगे, तब हमारे सारे डिपार्टमेंट, ब्यूरोक्रेसी, सब कुछ जागेगा। मजबूरी में हमको काम करना होगा और सही काम करें। इसीलिए ट्रंप साहब का धन्यवाद करना चाहिए हम लोगों को जगाने के लिए। मेरे को बुरा नहीं लगता, क्योंकि ऐसे ही हम लोग सीखते हैं, ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलना, मोदी साहब हमेशा कहते हैं कन्वर्ट क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी। अभी उनके पास एक बहुत बड़ा क्राइसिस होगा इकोनॉमिक लेवल पे, और इस साल का पहला वीडियो मैंने यही बनाया था कि क्या 2025 के क्राइसिस के लिए मोदी सरकार तैयार है, इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए। और आज वो हमारे सामने। ये 1 जनवरी को मैंने वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल। ये सारी 4 वार्निंग मैं दे चुका हूं, लेकिन थैंक यू टू ट्रंप साहब जगाने के लिए। आज मोदी साहब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि आज वो एज ए शिवा का रोल प्ले कर सकते हैं। आपने समुद्र मंथन की बात सुनी होगी। सब कुछ अच्छा अच्छा निकला, जहर निकला तो शिवा ने पिया। मोदी साहब के साथ भी यही होगा। आपको हर चीज की तारीफ नहीं मिलेगी। आपको कड़े फैसले लेने होंगे, देश हित में लेने होंगे। एक शिवा का रोल प्ले करना होगा। वो जहर आप ही को पीना है, समाज हित में, देश हित में, मानवता के हित में। लेकिन क्या आप उस रोल के लिए तैयार हैं? ये तो जवाब मोदी साहब ही दे पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मोदी साहब ये कर पाए तो जो भारत के अंदर आज लीगेसी की हम बात करते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, मनमोहन सिंह जी ने देश को सुधार दिया, क्राइसिस से निकाल दिया, क्लोज्ड इकोनॉमी से लिबरलाइज्ड इकोनॉमी बना दिया। आज मोदी साहब के पास मौका है कि इंडिया को वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी बनाने का। ये मौका आने वाली पुश्तें याद रखेंगी, पीढ़ियां याद रखेंगी। क्या मोदी साहब इस मौके का फायदा उठाएंगे? क्योंकि इस समय भारत की अर्थव्यवस्था में एक समुद्र मंथन जैसी स्थिति है। बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत कुछ खराब भी होगा। लाइफ आसान नहीं होगी। अगर हमने टैरिफ 40% से घटा के 10 भी कर दिए, 12 भी कर दिए, रेसिप्रोकेटिंग भी हमने किया, कौन सा देश है जो आपसे खरीदेगा और आपको एक्सपोर्ट करेगा 40%? सबको ऐतराज है। चाइना भी कहता है ड्यूटी कम करो, यूरोप भी यही कह रहा है, अमेरिका भी यही कह रहा है। आपके सारे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर तो आपकी कस्टम ड्यूटी और टैरिफ के खिलाफ खड़े हैं, ऑलरेडी खड़े हैं, और वो एकजुट है इस मुद्दे पर। तो आपको तो सुधार करना ही पड़ेगा। तो क्या ये जो समुद्र मंथन होगा भारत की अर्थव्यवस्था में, क्या मोदी इसमें शिव का रोल प्ले करेंगे?
और देश की जनता आने वाले कई शताब्दियों तक और दशकों तक अमृतपान करेंगी? अब ये तो वक्त बताएगा, लेकिन 2 अप्रैल को शायद जो अर्थव्यवस्था में समुद्र मंथन है उसकी शुरुआत होगी। और एज ए डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब तक मंथन नहीं होता, जब तक चर्निंग नहीं होती, मक्खन नहीं निकलता। हम लोग अभी सब अपने अपने कंफर्ट जोन में बैठे। एक जरूरत है भारत को मंथन की, और शायद ट्रंप साहब वो मौका दे रहे हैं। तो इस मौके का देश को फायदा उठाना चाहिए। मोदी साहब को बगैर टाइम वेस्ट किए बड़े कदम लेने होंगे। दर्द होगा, लेकिन अगर सर्जरी से लाइफ बचती है तो सर्जरी जरूरी है। जहां फर्स्ट एड की जरूरत नहीं है, अगर जहां सर्जरी चाहिए, अगर आप वहां फर्स्ट एड करेंगे तो मरीज मर जाएगा, देश की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाएगी। तो इसीलिए देश हित में इकोनॉमिक सर्जरी जरूरी है। उम्मीद है मोदी साहब इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो समझते हैं। आरएसएस और बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको तैयार होना चाहिए और जनता के बीच में जाके कहना चाहिए कि इस बड़े रिफॉर्म के लिए तैयार हो जाओ। और ब्यूरोक्रेसी को ये आदेश देना चाहिए कि जितने कानून हैं जो करप्शन बढ़ाता है या जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ती है, उन सबको हटाया जाए। और उसका एक ही तरीका है कि सेक्टर वाइज कंसल्टेशन किया जाए, रात दिन बैठा जाए। जैसे ट्रंप साहब ने कहा कि मेरे को 30 दिन में जवाब चाहिए, भारत सरकार की तरफ से ऐसी डेडलाइंस क्यों नहीं आती है? हम क्यों कमेटी बनाकर भूल जाते हैं? क्या 30-30 दिन में जब अमेरिका रिजल्ट दे सकता है, अमेरिका की डिपार्टमेंट रिजल्ट दे सकते हैं, भारत नहीं दे सकता? हम तो कह रहे हैं हम ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा केपेबल है, तो फिर हम स्लो क्यों है? ये सोचने की बात। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत इस मौके का फायदा उठाएगा? क्या मोदी सरकार इस मौके का फायदा उठाएगी देश में तरक्की के लिए, रिफॉर्म के लिए? सोचिएगा। इस वीडियो में बहुत सारा डेटा मैंने आपको दिया, उसको दोबारा देखिएगा, मंथन करिएगा, रास्ता निकलेगा। और मुझे लगता है ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, देश को और मोदी साहब को इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। अब हो पाएगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। मुझे लगता है कि एक सुनहरा मौका है। आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। मैं बार बार कहता हूं कि ये आंकड़े, डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप किसी भी चैनल पे चले जाइए, जितना रिसर्च करके डेटा और विद लॉट ऑफ एनालिसिस हम आपके पास लेके आते हैं, कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस चैनल को लगातार देखिए। आपके बिजनेस के हित की बात है, आपके रोजगार की बात है, आपके भविष्य की बात है, आपके बच्चों के भविष्य की बात है। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।